नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की भारत बंद की कॉल सफल रही है और करीब 12 घंटे का बंद शांतिपूर्वक रहा है। बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में ही रहा है। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके जगह जगह जाम लगाया, तो फिर वहीं पंजाब में भी दिन निकलते ही किसानों ने तमाम छोटे बड़े रास्तों और हाईवे को बंद कर दिया। कई शहरों में ट्रेनों को रोका गया। बंद से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरों और एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और फिर खास मेहमानों के साथ आज इसी पर चर्चा करेंगे। किसान अपनी मांग मनवाने के लिए हर पैंतरा अपना रहे हैं। अब अन्नदाता ने अपना जोर दिखाने के लिए एक बार फिर भारत बंद का रास्ता चुना। प्रदेश के तमाम जिलों में बंद का असर भी देखने को मिला। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़े करके जगह जगह पर जाम लगा दिया। वहीं पंजाब में भी दिन निकलने के साथ ही किसानों ने तमाम छोटे बड़े रास्तों और हाईवेज को बंद कर दिया। सोनीपत में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। केएमपी और केजीपी पर सुबह ही किसानों ने डेरा जमा दिया। वहीं टोहाना में 3 जगहों पर किसानों ने जाम लगा दिया। हिसार रोड, चंडीगढ़ रोड और रतिया रोड पर किसानों ने जाम का असर दिखाया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान एकता भगत सिंह की साथ में भगत सिंह की। वैसे किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो उसको निकाला जा रहा है। वैसे मिलिट्री ने जाना था, बहुत इमरजेंसी थी इनको, तो हमने नहीं रोका। हमने इनको वेलकम साइड खुलवा के सारी और आगे से रास्ता खुलवा के तो हमने इसको जाने दिया है। किसानों ने भारत बंद में पूरा जोर लगाया। ट्रेन की गति थामकर अपना हित साधने की कोशिश की गई। बवानी खेड़ा से लेकर यमुनानगर तक रेल रोकने की तस्वीर सामने आई। चरखी दादरी और भिवानी में भी रेल की पटरियों पर किसान बैठे नजर आए। इसके अलावा अगर सिरसा की बात करें तो यहाँ भी किसानों ने रेल की पटरियों पर डेरा डाल दिया। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आज भारत बंद का असर रेलवे पर भी साफ देखने को मिल रहा है। इसमें हम मौजूद है सिरसा रेलवे स्टेशन, जहाँ ये ट्रेन आप देख रहे हो, ये रेवाड़ी से चल करके फाजिलका जाने वाली ट्रेन है। इसको यहाँ किसानों द्वारा रोका गया है और इसके अंदर वाकई जो सवारियाँ हैं वो अंदर काफ़ी परेशान है। किसान मेरे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आज भारत बंद का असर रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है, ट्रेन को रोका गया, क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हमने देखा आपने कि सिरसा के अंदर जो दुकानें हैं व्यापारियों ने अपने आप बंद करी हुई है। पहले सुबह से ही नहीं खोली उन्होंने अपनी। सभी का फुल सहयोग मिल रहा है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर वर्ग है, सभी का सहयोग मिल रहा है। ये ट्रेन आपकी चल रही थी, इस ट्रेन को पहले हमने वहाँ रोका, तो जब हमने देखा इसमें सवारियाँ भी आपने देखा बहुत कम सवारियाँ हैं, तो इन सवारियों को यहाँ ट्रेन को स्टेशन तक लेके आई और इनके लिए खाने पीने का प्रबंध भी किया जा रहा है, पानी का। अभी लंगर भी आया गुरुद्वारा साहब से, इनके लंगर का भी प्रबंध किया गया। वैसे अगर भारत बंद के असर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरा भारत या फिर ये कहें कि पूरा हरियाणा ही इस बंद के समर्थन में था। कई जगहों से सामान्य तस्वीरें भी सामने आईं। गुरुग्राम में पहले से ही आंदोलन का कोई खास असर नहीं है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में भी बाजार खुले नजर आए। रेवाड़ी और पलवल में भी भारत बंद सफल होता दिखाई नहीं पड़ा। सिंगू बॉर्डर के पास से किसानों के भिड़ने की खबर सामने आई। बॉर्डर के पास बस स्टैंड पर किसानों और प्रीतमपुरा गांव के लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के सामने ही गांव वाले किसानों से भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। माहौल तनावपूर्ण होते देख पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हालांकि मामले को लेकर किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी गांव प्रतीमपुरा के बस स्टैंड पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो खुद ब खुद रुक जाएं। हमारा सख्त हिदायत ये है कि हमारा कोई भी आदमी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। हमारी सख्त किसी की कोई भाई ज्यादती नहीं करेगा। ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से सभी को सख्त हिदायत है कि हम जिसको भी हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, हम झगड़ा नहीं किससे करेंगे, हाथ जोड़कर। भारत बंद के बाद अब किसान होलिका दहन वाले दिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की तैयारी में हैं और इसके लिए बकायदा तैयारी चल रही है। किसानों का साफ कहना है कि वो तपती धूप में बॉर्डर पर डटे रहेंगे और तीनों कृषि कानून को वापस कराने के बाद ही अपने घर लौटेंगे।
अब बढ़ते कोरोना के बीच किसान आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। देखना यह है कि सरकार इस चुनौती का सामना किस अंदाज में करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो बंद की इन तमाम तस्वीरों के साथ इस रिपोर्ट को हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप देखें कि बंद का असर हरियाणा और समेत पूरे उत्तर प्रदेश या फिर हम ये कहें कि पूरे देश के अंदर किस प्रकार का रहा है। इस रिपोर्ट में आपने देख लिया है और आज के कुछ अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं। उसके बाद चर्चा में आगे हम बढ़ते हैं। सवाल आज का पहला यही है कि बंद तो आज हो गया है, लेकिन अब किसानों की अगली रणनीति क्या रहने वाली है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि सरकार और किसानों के बीच में जो डेडलॉक बन चुका है वो आखिर कब टूटेगा। और तीसरा सवाल अपने आप में सबसे अहम है कि बिना संवाद आखिर ये विवाद कैसे सुलझेगा। तो ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद अहम हैं और आज इन तीनों सवालों पर आज की हम बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंगदास गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश दहिया जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि आज भारत बंद का आप लोगों ने आह्वान किया था। तमाम जगहों की तस्वीरों को हम लोगों ने देखा, कहीं कहीं पर दुकानें भी खुली थी, बाजार भी खुले हुए थे, कुछ जगहों पर आपका बंद पूरी तरह से सफल भी दिख रहा था। आज बंद तो आप लोगों ने किया, आगे की रणनीति क्या है और आज के इस बंद को आप किस प्रकार से देखते हैं, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आयुष जी, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे की बंद की आह्वान था वो पूर्ण रूप से सफल रहा। आपने न्यूज में देखा होगा कि हमने किसी भी जन जागरण की ध्यान में रखते हुए किसी को परेशानी नहीं होने दी। अगर ट्रेन को रोका गया था तो उसको स्टेशन में ले जाकर खाना खिलाया गया। कुछ दुकानें जो खोली गई थी, किसी को जो जरूरत का सामान था वो दिया गया। सड़कों को जो बंद किया गया था उसमें जो एम्बुलेंस या जो शादियां थी आज काफी उनको गाड़ी को निकलने दिया गया। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि अंबाला में बंद का पूर्ण जो था, जहाँ हमारे गृह मंत्री जी अनिल विज जी का होम टाउन है, वहाँ पर भी पूर्ण रूप से बंद सफल रहा। तो हमारा जो भारत बंद का जो आह्वान था पूर्ण रूप से सफल रहा। हम अपनी जनता को एक मैसेज देना चाहते थे कि भारत की जनता हमारे किसानों के साथ खड़ी है और जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे सहयोग के लिए तैयार रहेगी। अगली रणनीति हमारी जो होली का दहन है उसमें तीनों के काले कानूनों की प्रतियां जलाएंगे और वो जो हमारा आह्वान होगा वो एक ये समझो कि धार्मिक और जनता की जो दिल की इच्छा है वो पूरी की जाएगी। क्योंकि आज हमारे जो धरने हैं कुंडली बॉर्डर पे, वहाँ पर कुछ शरारती तत्व हैं जो बीजेपी के कह सकते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारे लंगर में रेत डालने की कोशिश की गई थी, जिसको कि गांव वालों ने नकार दिया गया था और उनका बहिष्कार किया गया था। आज भी कुछ तत्व ऐसे थे जिन्होंने कुछ शरारत करने की कोशिश की थी, लेकिन हम किसान भाइयों ने कह रखा है कि जो भी आदमी आगे से झगड़ा करने की कोशिश करे उसे हाथ जोड़ के निकल जाए और अपना जो हमारा जो आंदोलन है इसको शांतिपूर्वक चलाने के लिए हर अथक प्रयास करेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि जो 4 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं तो कम से कम इतनी शर्म जरूर कर ले कि जो अंग्रेजों ने 9 महीने बाद कानून वापस लिए थे, तो कम से कम 9 महीने से पहले अगर मोदी सरकार कानून वापस ले ले तो ये कम से कम ये रिकॉर्ड होगा कि जो हमारी जो सरकारें हैं, जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, वो अंग्रेजों से खराब नहीं हैं। और जो एक मैसेज जाएगा कि ठीक है गलती की मोदी साहब ने या बीजेपी सरकार ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो अभी भी इनके सामने एक मौका है कि अगर होली के बाद ये सारी गलतियां अपनी भूल के और किसानों को बुलाएं और उनसे वार्ता करें और उनकी जो डिमांड है वो डिमांड भी कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कानून बनाओ, लेकिन किसानों के साथ सहमति से बनाओ, जो बनना हो जिसमें किसान का हित हो उसको बनाओ, जिसमें जनता का हित हो उसको बनाओ। जो हमारा एमएसपी में झगड़ा चला हुआ है उस कानून को कम से कम जरूर बनाया जाए, जिससे कि किसान को एक गारंटी हो जाए कि वो जो फसल पैदा कर रहा है जिसकी कीमत 100 रुपए आती है वो कम से कम 110-20 रुपए की, वो जो कीमत 100 रुपए की है वो 70-80 में उसको गिरनी ना पड़े, क्योंकि उसके पास स्टॉक की कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा और चर्चा करेंगे राजेश जी, दूसरे चंक में इस विषय पे मैं आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र चौहान जी जवाब दें और आज के इस भारत बंद को कैसे देख रहे हैं हम? किसी भी समाज के किसी भी तबके को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का अधिकार है, भारत का संविधान देता है। कोई ऐसा आंदोलन करता है, भारत बंद का आह्वान करे, हरियाणा बंद का आह्वान करे,
ये उसका अधिकार है, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। बंद को लेकर अपना स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण ये है कि भारत को यह समय भारत को बंद करने का समय नहीं है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बेहतरीन ढंग से विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा है। विकास की पटरी पर सरपट दौड़ती देश की गाड़ी को रोककर, अटकाकर, भटकाकर कोई उसकी गति को बाधित करना चाहता है तो उसके देश हितैषी होने पर सवाल उठाने का हमें हक है। उसकी मंशा पर संदेह स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। कुछ शब्द प्रयोग किए दहिया जी ने, उन शब्दों पर टिप्पणी करूंगा, मेरी बात उसमें से निकल करके आ जाएगी। दहिया जी ने कहा कि सारा समाज, सारा देश किसान के साथ है। साहब, निश्चित रूप से सारा देश किसान के साथ है। किसान भी देश का हिस्सा है। किसान अलग से कहीं नहीं है। देश है तो किसान है, किसान है तो देश है। परंतु जिसको आप कहते हैं कि वही किसान है, यानी इन कानूनों की खिलाफत करने वाला ही किसान है, और जो लोग इन कानूनों से प्रसन्न हैं, इनके खिलाफ नहीं है, वे किसान नहीं है। इस आपकी परिभाषा को हम नकारते हैं। देश में बड़ी संख्या में, मैं या यूं कहूं कि बहुसंख्यक किसान इन कानूनों को किसान के हित में मानते हैं, और सरकार ने इन कानूनों को सोच विचार कर किसान के फायदे के लिए बनाया है। इसलिए भविष्य में आप यूं मत कहिए कि किसान का आंदोलन है, यूं कहिए कि कुछ किसानों के एक तबके का आंदोलन है, वे आंदोलन कर रहे हैं। सब किसान आंदोलन पर नहीं है। और इसी तरह से आपने जो ये कहा सारी जनता किसान के साथ थी, आंदोलन के साथ थी, ऐसा भी नहीं है। स्पष्ट रूप से बहुत सारे स्थानों पर बंद का असर बहुत सामान्य या ना के बराबर देखने को मिला, कुछ स्थानों पर ज्यादा भी दिखा होगा। परंतु हकीकत यह है कि हरियाणा में भी अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों ने, जिनमें ज्यादातर वामपंथी, कांग्रेसी, लोकदल के लोग हैं, उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, धमकाकर, हड़काकर बाजार बंद कराए, और साथ में फिर ये ऐलान भी किया खड़े होकर कैमरों के सामने कि बड़ा हम सबका सहयोग मिल रहा है। समाज के ज्यादातर लोग इस आंदोलन के कारण पैदा हो रही असुविधाओं से परेशान आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। आंदोलन कर रहे आंदोलन जीवियों को, आंदोलन की अगुवाई कर रहे आंदोलन जीवियों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, मुझे ये कहना है। दूसरी बात ये कि जनता की चुनी सरकार है। आप किसानों का एक तबका किसान कानूनों के खिलाफ है, जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं उनको बदलवाने के लिए। उसके विपरीत जनता की बहुमत से, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार है। उसके द्वारा संसद में कानून सम्मत तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से बनाया गया कानून है। वो कानून जनता की सरकार द्वारा बनाया गया कानून, उसको कुछ एक लोग वो धक्का करके बदलवा देना चाहते हैं। साहब, प्रजातांत्रिक आप हैं या सरकार है, इस प्रश्न पर भी आपको विचार करना चाहिए। एक शब्द आपने प्रयोग किया, वार्ता पर आना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। इन दोनों शब्दों पर मैं कहूंगा, दहिया साहब, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो किसान को गुमराह करके सिंघू बॉर्डर या दूसरे स्थानों पर बिठाए हुए हैं, जो उसको ये डरापा देकर के आंदोलन में बिठाकर रखे हुए हैं कि तेरी जमीन तो गई, तेरी जमीन तो मोदी ने इसनु या ओसनु दे देती है। जो इस तरह की भय दिखाकर, आशंकाएं पैदा करके किसानों को आंदोलन की राह पर लेके गए हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। जहां तक हमारी बात है, वार्ता के लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं। इस सरकार ने तो प्रधानमंत्री को, सरकार को, भाजपा को लगातार गंदी गंदी गालियां देने वाले लोगों से भी वार्ता का हाथ बढ़ाया और कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव दिए। जो सब कुछ सुनकर भी वार्ता करना चाहता है, जो गालियां सुनकर भी आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उस पर सवाल खड़ा। बजरंग गर्ग जी, एक रिएक्शन आपका आज के इस भारत बंद को लेकर के। आयुष जी, पहले तो मेरे साथी जो वीरेंद्र चौहान जी बोल रहे थे, मैं उनके बात का दो जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कृषि कानून किसान के हित में सरकार ने बनाया, और बातचीत के लिए हमने कई बार बातचीतें भी की, तो आगे भी दौड़ जारी है। मैं बताना चाहता हूं
ये 3 कृषि कानून जब सरकार ने बनाए तब कभी किसी किसान नेताओं से, किसान संगठन से, आड़ती संगठन से कभी कोई बातचीत नहीं की। अपनी मर्जी से बनाकर ये तीनों कृषि कानून थोपे गए। और जहां तक कि 3 कृषि कानून में एक लाइन ऐसी नहीं है जो किसान के या आड़ती के हित के अंदर इस कृषि कानून में हो। कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा, आड़तियों को नुकसान होगा, यहाँ तक कि मजदूर बेरोजगार होगा। 122 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर और देश के कोने कोने पर धरने पर बैठे हैं। लगभग 300 किसान इस आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो 300 हमारे भाई साथी जो है अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं, उनसे बातचीत करके समस्या का समाधान करे। मेरे साथी ने कहा देश के अंदर तरक्की कर रहा है, देश प्रदेश दोनों तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ देश की अर्थव्यवस्था देश में भी लगा लो, प्रदेश में भी पूरी तरह से चरमरा गई है। आज व्यापार में उद्योग लगातार ठप होते जा रहे हैं। लाखों लोग हरियाणा के अंदर ही ले लो आप, हरियाणा के अंदर लाखों लोग मैं कहूँ बेरोजगार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम एक काल दूरी में किसान कोई हमसे बात करेगा, एक काल दूरी पर हम तैयार बैठे हैं। भाई आज किसी एक महीना से ऊपर टप गया, कितनी काल करवाओगे, किस चीज से बात करोगे? आप प्रधानमंत्री जी को बातचीत करके इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। नहीं तो देश काफी आज भारत बंद की बात ले लीजिए, पूरी तरह से भारत बंद सफल रहा, ऐतिहासिक रहा। आप देखिए शांतिप्रिय ढंग से भारत बंद रहा, किसी प्रकार की कोई किसी को तकलीफ नहीं, कोई जाती नहीं। और देखिए पूरे देश की अनाज मंडियां, हरियाणा की पूरी अनाज मंडी में 1 रुपए की अनाज की बोली नहीं हुई। सरकारी रजिस्टर उठा के देख लो तो सरकारी बोली हुई हो। चलिए या अनाज की अमनदीप केसरी जी, आज के भारत बंद को लेकर के एक रिएक्शन आपका भी। भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा और आपने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाया लगभग सभी जगह और सफल रहा। और कहीं पे भी किसानों ने कहीं जोर जबरदस्ती नहीं की, जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता अभी बता रहे थे, वो बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर जोर जबरदस्ती की होती तो उन इलाकों में जहां पर दुकानें बंद नहीं की गई, वहां पर भी तथकथित इन्होंने जिन जिन पार्टियों के नाम लिया है उनके कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद हैं। अगर उनको जोर जबरदस्ती करनी होती तो वहां पे भी बंद करवाएंगे। और बंद का पूर्ण समर्थन हरियाणा प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने दिया। मेरा दावा है, मेरे साथी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान भी आज एक जगह बता दें कि वो कहीं जा पाए हों, अब अपने गंतव्य तक कहीं पहुंच पाए हों, वो नहीं पहुंच पाए होंगे क्योंकि पूरी की पूर्ण तरह से सभी रास्ते, सभी ट्रेनें, सभी बंद था। अब दूसरी बात आती है कि यहां तक स्थिति आज 4 महीने हो गए हैं। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन की, उनके दोगले चेहरे की। जो एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लगातार जब से कृषि कानून आए हैं, अगर वो कह रहे हैं कि किसानों के हित के कानून है, किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं। और उनसे ज्यादा जो आज किसान इतना ज्यादा उग्र है उनके खिलाफ, वो इस वजह से आयुष जी कि उन्होंने जितने भी अपने निर्णय लिए हैं इस तरह से सौतेला व्यवहार किया है अपने ही उन नागरिकों के साथ, अपने उस वर्ग के साथ जो आज तक देश को अन्न से पालता रहा है, अन्न पैदा करके देश को खिलाता रहा है, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा शहादतें देता रहा है, चाहे वो किसी भी फोर्सेस। उस वर्ग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जो सौतेला व्यवहार है, जिस तरह से अंग्रेजों से भी ज्यादा कुठारघाट है, और वो अब भी आपने देखा होगा भाजपा प्रवक्ता का जो पूरा का पूरा जो भाषण था, वो इस तरह से इस चीज पे मोटिवेटेड है कि समाज को 2 वर्गों में कहीं ना कहीं बांट दिया जाए। एक वो वर्ग जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो सड़कों पे है इस समय अपने आंदोलनरत, और एक दूसरा वर्ग जो जैसे कि आज किसान भारत बंद हुआ तो इनकी स्टेटमेंट ये थी कि उनको उकसाइए दूसरे भाइयों को जिनका नुकसान हुआ है इनके खिलाफ। तो मैं ये चाहता हूं, मैं आप देख भी रहे हैं कि इस तरह की व्यवहार से क्या मुद्दा सुलझेगा?
और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिल्कुल अमनदीप जी, मैं इस विषय पर भी आऊंगा, दूसरे चंक में इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर डेडलॉक टूटेगा कैसे। केसी मलकानी, आज एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आज के भारत बंद का आकलन करें, आप कैसे देख रहे हैं इसको? आयुष जी, भारत बंद का जो असर है मिर्जा जुड़ा रहा, कहीं बंद पूर्ण था, कहीं आंशिक था। जहां दुकानें कुछ खुली थी वहां किसान नेताओं ने बंद कराने की कोशिश की। यहाँ जेतपुर में जिम वगैरह और दूसरी दुकानें खुली थी, उन्होंने किसानों नेताओं ने जाकर या जो भी थे कार्यकर्ता उन्होंने बंद कराने की कोशिश की, चाहे हाथ जोड़कर की या किसी तरह की, मतलब दुकानें बंद हुई। कुछ हद तक इसका असर देखने को मिला पंचकुला में भी और जेतपुर आसपास के एरिया में, परंतु इसके साथ साथ लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन जो है वो लंबा खींचता जा रहा है और इसमें नई जान फूंकने के लिए ये जो बंद है ये किया गया और इसके आगे भी ये चलेगा। परंतु किसानों की नजर भी अगले चुनाव पे है। वो किसान नेता कह चुके हैं कि 2 अक्टूबर तक तो हम चलेंगे, तो इसलिए किसान भी थोड़े से संशय में है भी इस आंदोलन को कैसे खत्म है। खत्म ही किसान आंदोलन तभी होगा जब दोनों पार्टियां जो है, किसान भी और सरकार भी खुले दिल से आगे बढ़े और कुछ ना कुछ लेने देने की बात करें। अगर दोनों अड़े रहे, सरकार कहे कि 3 कृषि कानून पास नहीं हो गया और दूसरी तरफ किसान कहे कि हम पूरा किसान इन कानूनों को बंद कराना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं, तो इसमें कठिनाई है, तो डेडलॉक खत्म नहीं होगा और जो लोग हैं उनको इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, ये जो आड़ती और किसान का रिश्ता है ये नाखून और मांस का रिश्ता है, परंतु इसके पहले सहकारी प्रथा थी जिसको सर छोटू राम ने खत्म कराया था। तो तब भी ऐसा होता था, जब आपके अनाज पैदा होता था तो जो व्यापारी आता था वो ले जाता था। इसमें भी अब किसानों की ये समस्या भी है कि जिस आड़ती से आप कर्जा लोगे तो आपको अपनी फसल वहीं से बेचनी पड़ेगी। सरकार ने चाहे कुछ भी हो, परंतु सरकार ने यह सोचा होगा कि किसानों की आमदनी बढ़े, और बढ़ेगी कैसे अगर वो खुले बाजार में जाएगी। हर एक कानून के 2 पहलू होते हैं, उसका नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है। तो इसलिए मलकानिया जी, जो बात आप कह रहे हैं उस पर मुझे लग रहा है बजरंग दास गर्ग जी भी कुछ कहना चाह रहे हो, राजेश दहिया जी से भी मैं उस पर जवाब लूंगा। फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और बड़ी बहस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4 महीने से चल रहे किसान आंदोलन की और उन सब के बीच में आज भारत बंद के आह्वान की। और सवाल अभी भी ये बरकरार है कि आखिर ये किसान आंदोलन कहां जाकर थमेगा और जो डेडलॉक है वो कैसे टूटेगा, इस पर भी चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। राजेश दहिया जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। अब जो डेडलॉक बना हुआ है, चूंकि आप लोग इससे पहले भी बंद कर चुके हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने कई तरीके के जो प्रयोग हैं वो किए ताकि सरकार के ऊपर किसी तरीके से ये दबाव बने। अब ये जो डेडलॉक बना हुआ है ये टूटेगा कैसे? क्या सिर्फ प्रतियां जलाने से या भारत बंद करने से अगर कुछ होने वाला होता तो मुझे लगता है कि अब तक सरकार ने सुन लिया होता। राजेश जी, ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? आयुष जी, ये जो जनता भारत की, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बच्चे हैं। किसी परिवार से को मर जाता था किसान दुख लगता है। हमारे 300 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 महीने के अंदर एक बार भी मन की बात में ये नहीं कहा कि किसानों के प्रति मैं दुखी हूँ, समझा। तो इसलिए आप आयुष जी, जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में ये भावना नहीं आएगी कि किसानों के दुख दर्द को समझे, उनसे बात करे, उनके साथ बैठ के वार्ता करे या उनकी समस्या का हल निकाले, तो ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? डेडलॉक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक फोन कॉल से खत्म हो सकता है, लेकिन वो फोन कॉल आज तक मिली नहीं हमें, ढूंढ के पागल हो लिए। तो किसान जो है वो तो अपनी जिद पे नहीं बैठे हैं, वो तो अपने प्रधानमंत्री से निवेदन के लिए, उससे मिलने के लिए बैठे हुए हैं। वो किस दिन उनसे मिलते हैं, किस दिन उनसे मन की बात करते हैं, किस दिन उनका मन दुख होता है, किस दिन वो 300 किसानों के शहीद होने के पे अपनी मन से भावना निकालते हैं, या हमारे जो किसानों के कानून हैं उनके बारे में कुछ सोचते हैं, या किसानों के परिवार के बारे में कुछ सोचते हैं कि उनके बच्चे। लेकिन दहिया जी, ये बात तो चलिए केसी मलकानिया जी ने भी कही, रेंज की बात से मुझे लगता है कि शायद आप संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते वो अपना एक आकलन कर रहे हैं। वो इस बात को उन्होंने कहा
कि बातचीत के जरिए जब दोनों लोग या दोनों पक्ष जब आगे बढ़ेंगे तभी इसका कोई समाधान राजेश दहिया जी निकलेगा। बात यह है कि आपने दो बातें कही प्रमुख तौर पे, एक तो एमएसपी पे कानूनी गारंटी आपको चाहिए, दूसरा ये कि तीनों कानून आप वापस ले लें। तो ये तो आपकी मांगे हो गई, लेकिन जब आप बातचीत के टेबल पर जाएंगे तो कुछ तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ सरकार आपके फेवर में कुछ बात करे और कुछ दो कदम सरकार भी आगे चलेगी। तो कुछ इसमें कुछ कम हो सकता है क्या? आपको नहीं लगता है कि कम से कम थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए ऐसा कि कुछ समाधान की ओर बढ़ते हुए दिखें, क्योंकि डेडलॉक तो दोनों तरफ से है ना राजेश जी? मैंने आपसे पहले भी चैनल पर कहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी एमएसपी पर कानून बना देते हैं तो हम सोचेंगे प्रधानमंत्री का जो रवैया है या जो उनका जो हमारी प्रति लगाव है या जो उनको सिंपैथी है, हम सोचेंगे उनका पॉजिटिव व्यू है। तो आगे वार्ता में हमने पहले भी कहा था कि एक कदम वो बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं। अगर प्रधानमंत्री जी या बीजेपी सरकार एमएसपी पे कानून बना देती है तो हम सोचेंगे कि सरकार हमारे पास प्रति रवैया उनका ठीक है, तो हम अगली बात पर सोच सकते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि अगर सरकार इतनी अटैचमेंट है तो सरकार जैसे 1.5 साल के लिए हम कहते हैं उनको 3 साल के लिए करते हैं। अगर अगली जनता उनको चुन लेती है, जैसे हमारे प्रवक्ता साहब कहते हैं चौहान साहब की हम मुट्ठी भर किसान है, अगर अगली सरकार में बीजेपी सरकार बन जाती है तो अपने घरों में चले जाएंगे, अपनी जमीन भी छोड़ देंगे। अगर सरकार बाहर हो जाती है, जैसे सरकार चुनी हुई सरकार कानून बनाती है, ये पहले जो अरे नहीं राजेश भैया जी, भाई जमीन किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं और मुझे लगता नहीं कि जमीन किसी की जाने वाली। हाँ ये बात जरूर है कि इसका समाधान निकले। वीरेंद्र जी, एमएसपी पे कानूनी गारंटी दे दीजिए, समाधान हो सकता है, एक कदम बढ़ने के लिए तैयार है किसान। ठीक है, चलिए मैं वीरेंद्र जी से जवाब लेता हूँ। वीरेंद्र जी जवाब दें। बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, राजेश जी कह रहे हैं कि 3 साल के लिए कानून टाल दीजिए, फिर 24 में सरकार चुनकर आएगी तो हम घर वापस चले जाएंगे। 2019 में 2014 में जो नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनकर आई, विपक्षियों के, कांग्रेसियों के, लोकदलियों के, तमाम तरह के प्रपंचों, वामपंथियों के तमाम तरह के विरोध के बावजूद चुनकर आई, वह इस देश के जनमानस की भावनाओं की सरकार है। आप तो आज जो बीच में बोलने, इनको बोलना है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा जी। इनको रोक ठीक है, एक सेकंड, दहिया जी बोलने दें। वीरेंद्र जी, 2019 की प्रचंड बहुमत वाली जनमत की सरकार को ये लोग, जो कि मैंने कभी उनको मुट्ठी भर नहीं कहा लेकिन एक तबका जरूर कहा, वो सच है कि देश के किसानों का और कुछ आंदोलन जीवियों का एक तबका जनमन और जनमत की सरकार के बनाए हुए कानून को ये कहकर वापस लेने या टालने की बात कर रहा है कि 2024 में आप चुन के आ गए तो फिर बना लेना। अर्थात 2019 का जो जनादेश है साहब, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। 2024 में जो जनमत आएगा उसका मूल्य आप लोग उसको मानेंगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? देश आपकी मनमानी के आधार पर नहीं चल सकता। देश इस देश के संविधान, कानून और व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, और व्यवस्था के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत बनी सरकार ने कानून बनाए हैं। उन कानूनों में वह सरकार आप लोगों से, यानी आंदोलनकारियों, जिनमें की कुछ आंदोलन जीवी भी हैं, उनसे बात करके उनकी इच्छा के अनुसार उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में संशोधन, सुधार, बदलाव करने के लिए भी तैयार है। सरकार ने अपनी तरफ से एक नहीं कई कदम आगे बढ़ाए हैं। आप उनको तो मान लीजिए, आप उनको मानते नहीं हैं और काल्पनिक बातों पर जाना चाहते हैं कि 2024 में देखेंगे, चुन के आ गए तो फिर आपको मान लेंगे। मैं अनुभव के आधार पर, आपके स्वभाव, आंदोलनकारियों के स्वभाव के आधार पर कह रहा हूं, ये वो लोग हैं और इनमें अधिकांश लोग वो लोग हैं आयुष भाई, जिन्होंने किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना ही करना है। इनमें से अधिकांश लोग लाल झंडे वाले। चलिए वीरेंद्र जी, फिर इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात राकेश टिकैत भी कह चुके हैं। बहरहाल मेरे पास समय बहुत कम है। बजरंग दास गर्ग जी क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए वीरेंद्र चौहान जी, बजरंग दास गर्ग जी से मेरा सवाल है। बजरंग दास गर्ग जी, केसी मलकानिया जी की बात का भी आप जवाब देना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा जवाब दे दें। ठीक है, दहिया जी थोड़ा शांत हो जाएं, गर्ग साहब की ऑडियो उठाएं।
ऐसी है। आयुष जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी लगातार मन की बात करते हैं, मगर किसान की मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर बजरंग दास जी, कान खुले रखा करो, वो रोज किसान के मन की बात करते हैं, आपने कान बंद किए हुए, तो इसका समाधान क्या करें? अरे वीरेंद्र भाई, कान हमारे खुले भी है, कान भी खुले प्रधानमंत्री रोज किसान से बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, और आप किसान के ठेकेदार। चलिए वीरेंद्र जी, अब गर्ग साहब को बोल लेने दीजिए भाई, उनको भी समय दे दीजिए, उनका समय उनको बोलने दें। गर्ग साहब कंप्लीट करें। जहाँ मलकानिया साहब ने बात कही, भाई कई ऑप्शन होते हैं, भाई किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में बेचने से दाम ज्यादा मिलेगा। मैं मलकानिया जी की बात पर सहमत हूँ, मगर मैं बताना चाहता हूँ, आज भी यही कानून है। हरियाणा में कहीं, देश में कहीं भी किसान किसी मंडी में अपनी फसल बेच सकता है, उसके बाद खुले बाजार के अंदर वो बेच सकता है, अपनी फसल गांव में भी आज बेच सकता है। ऐसा कानून आज भी हरियाणा के अंदर है। जहां तक ये फैसले की बात है, तो 3 चीजें मेन है। एक, सरकार को चाहिए एमएसपी गारंटी का कानून बनाए। दूसरा, जो प्राइवेट मंडियां बनाने का जो कानून है, वो सरासर गलत है। प्राइवेट मंडियां अगर बनेगी, धीरे धीरे करके हरियाणा ही नहीं, पूरे देश। चलिए, धीरे धीरे करके सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अमनदीप जी, डेडलॉक कैसे टूटेगा? आयुष जी, देखिए, डेडलॉक क्लियर सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बात है। जब सरकार की मंशा होगी बातचीत करने की, तभी टूटेगा डेडलॉक। सरकार ने 12 दौर की जो वार्ता की, उसमें यहां तक मान लिया कि भाई संशोधन करेंगे, तो भाई संशोधन कर देते। ये लोकसभा का सेशन भी चला गया। सरकार के पास अब भी प्रधानमंत्री ने मेरे तकरीबन 2 महीने का समय होने वाला होगा या उससे ज्यादा हो गया, उन्होंने कहा था मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं। तो अभी देखिए, सरकार का दायित्व है, वो उस जगह पर बैठे हैं, उस पोजीशन पे बैठे हैं जहां से वो जनता को राहत दे सकते हैं। तो सरकार का दायित्व है बातचीत करने का। अब ये साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका है, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि इन्होंने बातचीत नहीं करनी है, इन्होंने लोगों के बीच में अलगाव पैदा करना है, भड़काना है और दंगे भड़काने हैं। क्योंकि अगर सरकार की मंशा किसानों को कोई ना कुछ लाभ देने की होती तो वो दे चुकी होती। और जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे, जनमत की सरकार है, मन से चुनी गई। वो इसलिए चुनी गई थी कि आयुष जी, आपको भी याद होगा, सबसे ज्यादा एक ही विज्ञापन चलता था कि किसान के अच्छे दिन आएंगे और आमदनी दुगनी होगी। और इनसे ये पूछने वाला हो कि कहाँ आमदनी दुगनी हुई है। ठीक है, चलिए, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि भाई ये कानून लाइए, उसके बाद ये आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब वो आ ही नहीं रहा तो कैसे हो? केसी मलकानिया जी, डेडलॉक कैसे टूटेगा? बहुत शार्पली रिएक्ट करिए। आयुष जी, दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। कि सरकार जो है एमएसपी कानूनी गारंटी दे रहे, परंतु किसान भी थोड़े झुके ना। सरकार ने किसानों की बहुत सी बातें मान भी ली है, परंतु उनको इम्प्लीमेंट तो तभी होगा जब आंदोलन में एक बार बैठकर फाइनल कर ले कि हम ये बात करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। सरकार की सरकार ने भी मतदाताओं के पास जाना है। वो किसानों के बखलावा अगर कानून में आता है तो लोग उनको क्यों वोट देंगे? इसलिए सरकार ने सारी उनकी मंशा तो यही होगी कि इनकी आय बढ़ा, या किसान बता दे भाई आपकी आय कैसे बढ़ सकेगी, वो फार्मूला लेकर जाए, उनके सरकार के आगे रखे और सरकार को कहे कि इसमें सहमत हो। अभी ये किसान यही कहते हैं कि हम देंगे मसौदा और उसमें बातचीत कीजिए। तो इसलिए दोनों को खुले मन से बैठकर बात करनी होगी और अपना जो ईगो है उसको छोड़ना होगा। चलिए, केसी मलकानिया जी, दोनों को खुले मन से बात करनी होगी और अपने ईगो को छोड़ना होगा, तभी ये डेडलॉक टूट सकता है। इसी के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया, मिलाजुला असर इसका भी देखने को मिला है और होली के दिन अब इसमें कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिर इन सब से क्या बात बनेगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।